अच्छा बताओ, कहाँ गए थे मेरे यहाँ आने के बाद? कान्हा बता रहा था कि तुम तुरंत ही घर से निकल गए थे। वो अर्धांग के चौड़े और खुले हुए सीने पर अपना सिर रखकर लाड से बोली। छत पर पड़ी हुई पुरानी चारपाई को सीधा डालकर वो उससे अपनी बाहों में लेकर उस पर ऐसे ही लेट चुका था। गौरांगी ने पहले कहा भी था कि वो नीचे से तकिया और चादर ले आती है, पर जो दूसरों की मान जाए वो अर्धांग चौधरी कैसा। उसने गौरांगी की डार्क पिंक चुन्नी को ही गोल गोल मोड़कर तकिए की तरह सिर के नीचे रखा और अपने मजबूत हाथ पर उसका सिर टिकाकर उसे खुद के और करीब खींचते हुए लेट गया। कौशिक ने बुलाया था। आजकल काम कुछ ज्यादा ही चल रहा है। वो उसकी बात का जवाब देते हुए धीमे से बोला, सुनो, मुझे बहुत डर लगता है, छोड़ दो ना ये सब काम। वो चिंतित होकर बोली तो अर्धांग ने झुककर उसके माथे को चूम लिया। तुम्हारे कहने से पहले ही मैं सब समझता हूँ गौरांगी कि तुम क्या चाहती हो। बस कुछ दिन और, एक बार ये जो रायता फैला है उसे समेट दूं, फिर ये सब नहीं करूंगा। वो उस पर अपनी बाहें और कसते हुए आश्वासन भरे स्वर में बोला, भूख लगी होगी ना तुम्हें? अपनी इस खाली जिद के चक्कर में मुझे नीचे भी जाने नहीं दे रहे। जाने दो, मैं खाना भी ले आती हूँ और ढंग का तकिया भी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। ऐसे ही रहो ना बस मेरे पास। तुम जब पास होती हो तो मुझे दुनिया की कोई चीज याद नहीं रहती। वो उसे खुद में और गहराई से भींचकर बोला। ये सच ही तो था। वो एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाता था। पूरे ब्रह्मांड में एक वही तो थी जिसकी आंखों में उतरा हुआ अपना अक्स देखकर उसे जिंदगी जीने का असली सलीका समझ आता था। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर गौरांगी का मुंह अब भी अनवरत चल रहा था। तुम्हारी यही आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कभी मेरी बात ही नहीं सुनते तुम। कुछ कहो तो तुरंत गुस्सा हो जाते हो, पर आज तो मैं बोल कर ही रहूंगी। तुम्हारी ये जिद। और बस उसके आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई। अर्धांग ने पलक झपकते ही पासा पलटा और उसके ऊपर छाकर उसके होठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। अगली सुबह करीब 4 बजे जब जगमोहन जी का मंदिर की तरफ प्रस्थान हुआ तो उनके उच्च स्वर में बोले जा रहे मंत्रों की गूंजती आवाज से गौरांगी की आंखें खुल गई। अर्धांग इस वक्त उसकी चुन्नी में आधा लिपटा हुआ उसके गले में अपना मुंह छिपाए गहरी नींद में सो रहा था। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। जैसे ही उसे याद आया कि वो इस वक्त अपने मायके में है और उसके पतिदेव रात के अंधेरे में चोरी छिपे छत के रास्ते उससे मिलने आए हैं, तो शर्म के मारे उसकी पलकें भारी होने लगी। अगर घर में किसी को भी भनक लग जाती तो वो किसी के सामने आंख उठाने लायक नहीं रहती। सुनो, उठो। वो उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर फुसफुसाई, पर अर्धांग टस से मस न हुआ, उल्टा कसमसाकर और उसके ऊपर हावी हो गया। उठ भी जाओ ना अब, वरना पूरे 1 महीने यही मायके में रह जाऊंगी और तुम्हें अपने आसपास फटकने भी नहीं दूंगी। वो नकली धमकी देते हुए बोली। उसकी इस हरकत से अर्धांग की नींद डिस्टर्ब हुई तो उसने अपनी भारी आंखें खोली। तुम्हारे इतनी हिम्मत नहीं है गौरांगी अर्धांग चौधरी कि तुम मुझे खुद से मिलने से रोक सको, उसने सुबह की उस बेहद भारी और नशीली आवाज में कहा। तो गौरांगी ने मुस्कुराकर उसे देखा। हिम्मत करना भी कौन चाहता है भला? अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा पति मेरे प्यार में पूरी तरह पागल है। वो धीमे से उसके कान के पास जाकर महकती हुई आवाज में बोली। अर्धांग ने अपनी नींद भरी आंखों से उसके इस रूप को दिल में उतार लिया। अब जाओ ना प्लीज, आज शाम को आ जाना यहाँ, मैं खुद केशव भाई से बात करूंगी। वो क्या है ना, पहली बार दामाद को आदर से बुलाया जाता है तभी वो घर आता है, उसने शर्माते हुए धीमे धीमे कहा। अर्धांग जो एकटक उसे निहार रहा था, उसे गौरांगी की बातें सुबह से सुरमई मौसम की उस ठंडी पुरवाई जैसी लगी जो सीधे उसकी सांसों में समा रही थी। पक्का ना? वो विदा लेने से पहले उसके होठों को हल्के से छूकर बोला। उसकी हामी भरते ही वो न चाहते हुए भी चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसका पिंक सूट सही करके उसने सबसे पहले उसकी डार्क पिंक चुन्नी को सलीके से उसके गले में डाला, फिर अपनी ब्लैक शर्ट उठाकर गौरांगी की तरफ बढ़ाई। गौरांगी ने तुरंत उसका इशारा समझा और उसके चौड़े कंधों पर शर्ट डालकर आहिस्ता से उसके बटन लगाने लगी। अर्धांग तब तक बड़े प्यार से उसके बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से संवारता रहा। नीचे रूम में जाकर चैन से सो जाना आप, वो पूरा हक जताते हुए बोली। मुझे ठीक 10 बजे फोन करके उठा देना, कहीं जरूरी काम से जाना है, ठीक है? उसने उसके गालों पर अपने होंठ रखकर विदा लेते हुए कहा। हाँ, जगा दूंगी, जरा धीरे से जाना। उसने उसे छत की रेलिंग की तरफ बढ़ते देख हिदायत दी। कुछ नहीं होगा कहकर वो एक सधे हुए जादूगर की तरह पल भर में ओझल हो गया। लो, अब मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। अनुराधा गली में जैसे ही बाहर आई, सामने से आ रहे आशीष से सीधा टकराकर झुंझलाते हुए बोली। पता नहीं इन दोनों का क्या 36 का आंकड़ा था, जब भी मिलते थे कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे। सेम टू यू। आशीष भी कहाँ किसी से कम था, उसने भी तुरंत पलट कर जवाब दिया। वैसे तुम्हारी आंखें क्या चेहरे पर सिर्फ शोपीस के लिए लगी है? दिखाई नहीं देता कि सामने से एक इतनी खूबसूरत लड़की आ रही है? अनुराधा ने कमर पर हाथ रखकर कहा। अच्छा, कहाँ है खूबसूरत लड़की? मुझे तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रही। वो जानबूझकर इधर उधर आसमान में देखते हुए बोला तो अनुराधा का पारा चढ़ गया। बिल्कुल सही कहा था मैंने, आंखें वाकई सिर्फ शोपीस ही है तुम्हारी। हाँ, तो तुम्हारी आंखें भी कौन सी काम करती हैं? जानती हो क्यों? वो बेहद आराम से बोनट पर हाथ रखकर बोला। तभी तो तुम खुद को खूबसूरत लड़की कह रही हो, उसने अनुराधा की मिमिक्री करते हुए मजाक उड़ाया। टॉक टू माय हैंड, कम उम्र के चाचा। वो हवा में जुल्फे मटकाती और इतराती हुई आगे बढ़ गई तो वो और ज्यादा चिढ़कर उसके पीछे आया। मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, समझी? हो भी नहीं सकते। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? हाँ, रोज देखता हूँ और तुमसे तो लाख गुना अच्छी है। अच्छा, तो कहो तो न्यूज़पेपर में विज्ञापन छपवा दूं कि हमारे यहाँ एक कम उम्र के चाचा है जो खुद को बहुत सुंदर समझते हैं। चलो, आखिरकार तुमने दिल से ये मान ही लिया कि मैं सुंदर हूँ। वो इस बार उसकी उस चिड़ी हुई शक्ल को देखकर जो वो लड़ते हुए बना रही थी, खुलकर मुस्कुराते हुए बोला। देखो, अभी मुझे कॉलेज जाना है, इसलिए ये हिसाब आज उधार रहा, पर टेंशन मत लेना, वापस आकर ये हिसाब बराबर जरूर करूंगी। हाय, इतनी बेताबी, इतना प्यार कब हुआ मुझसे? वो धीरे से उसके और करीब आकर शरारत से बोला। तो अनुराधा पहले तो उसकी इस अप्रत्याशित नजदीकी से थोड़ा ठिठकी, फिर उसकी आंखों में एक तूफानी चमक कौंधी। अभी जस्ट इसी वक्त हुआ है और मैं अब देरी नहीं कर सकती। चलो सीधा घर पर चलकर बात करते हैं और तुरंत शादी कर लेते हैं। वो कुछ इस कदर गंभीर होकर बोली कि आशीष के होश उड़ गए और वो झटके से 2 कदम पीछे हट गया। पागल हो गई हो क्या तुम? बिल्कुल सही समझे, कम उम्र के चाचा। और अब हुआ हमारा पुराना हिसाब बराबर।
कहकर वो खिलखिलाकर हंसती हुई आगे बढ़ गई। पीछे खड़े आशीष के चेहरे पर उस झल्ली सी लड़की की पीठ को देखते हुए अनजाने में ही एक बेहद प्यारी मुस्कान सज गई। भैया, गौरांगी ने केशव को ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलते देख उसके रूम के बाहर से ही दबी आवाज में आवाज दी। बाहर क्यों खड़ी हो गौरांगी, अंदर आ जाओ ना, कुछ काम था क्या? केशव ने मुस्कुराकर पूछा। वो मैं कह रही थी कि आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? वो बात कहने की कोशिश तो पूरी कर रही थी, पर मारे शर्म के शब्द उसकी जबान से बाहर आ ही नहीं रहे थे। हाँ, मुझे तो यही लगता है कि मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, केशव ने उसे छेड़ा। वो मुझे कहना था कि हाँ कहो। केशव उसके चेहरे पर बदलते हुए रंगों को बड़े चाव से देख रहा था। कुछ नहीं। जब उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई तो वो मुड़कर जाने लगी। केशव जोर से मुस्कुरा दिया। वैसे मैं सोच रहा था कि अर्धांग को आज ही फोन करके घर बुला लेता हूँ। शादी तक वो यही हमारे साथ रुकेगा तो सब भाई बहनों को बड़ा मजा आएगा, है ना? केशव ने जब ये कहा तो गौरांगी ने झटके से सिर उठाकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम यही बोलने आई थी ना मेरे पास? वो धीमे से बोला तो गौरांगी ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। नहीं भैया, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो क्या है ना, वो जो तुम्हारी परम मित्र है ना प्रिया, जो आजकल पार्ट टाइम मेरी बीवी भी है, आजकल उससे सुबह सुबह नींद नहीं आती। वो कह रही थी कि आज भोर में कोई छत के रास्ते किसी से चुपके चुपके मिलकर गया है। केशव बोलता रहा और उसकी बात का मतलब समझते ही गौरांगी का वहाँ एक पल भी रुकना दूभर हो गया। वो शर्म से पानी पानी होती हुई सीधा कमरे से बाहर भाग खड़ी हुई। कहाँ भागी जा रही हो? पीछे से कमरे में दाखिल होती प्रिया की हंसती हुई आवाज आई। तुम कुछ भी बातें भैया को जाकर बता दोगी क्या? वो तुरंत प्रिया पर हावी होते हुए मुंह फुलाकर बोली। हाँ तो पति है मेरे, अब तुम रात के अंधेरे में चोरी चोरी मिलो और हम अपनी आंखों से देखकर भी उन्हें ना बताएं। अच्छा, दोस्ती भी कोई चीज होती है या नहीं? मुझे कितनी शर्म आ रही थी वहाँ अंदर। उसने अपनी नजरें झुका ली। अरे पागल, देख तेरी इसी चोरी को पकड़कर मैंने तेरे भाई को पटा लिया कि अर्धांग को आज ही यहाँ बुला ले। अब बाकी सब बातें छोड़। प्रिया ने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे ढांढस बंधाया। वैसे क्या क्या किया रात को ऊपर छत पर, थोड़ा हमें भी बताओ। प्रिया ने आंख मारी। कुछ नहीं किया, और खबरदार जो ये बात आराधना दीदी, अनुराधा या सुप्रिया को बताई तो तुम तो जानती ही हो कि वो सब मिलकर मुझे कितना चिढ़ाती है। पर मैं तो अनुराधा को ये बात पहले ही बता चुकी हूँ। प्रिया ने जैसे ही ये बम फोड़ा, गौरांगी ने आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा। प्रिया उसकी शक्ल देखकर बेहद मासूमियत से मुस्कुरा दी। इस दुनिया के सारे बेशरम लोग मुझे ही मिले थे क्या? गौरांगी पैर पटकती हुई वहाँ से तेजी से निकल गई और पीछे से प्रिया का खिलखिलाकर हंसना उसके कानों में गूंजता रहा। अपनी बहनों के हंसी मजाक से परेशान गौरांगी वहाँ से जैसे ही निकली, उसके कान में अर्धांग के खिलाफ कुछ शब्द पड़े और गौरांगी ने तुरंत ही उस पर रिएक्ट किया, जिस पर उसकी माँ ने हैरानी से कहा, तुम इस तरह बात कर रही हो गौरांगी, यकीन नहीं होता। आप ही से तो सीखा है माँ। गौरांगी ने बेहद शांत पर अटूट भरोसे के साथ वसुधा की आंखों में आंखें डालकर कहा। तो वसुधा खामोशी से स्तब्ध होकर अपनी बेटी का चेहरा देखने लगी। बचपन से देखा है माँ कि बाबूजी की कोई भी बात, उनका कोई भी फैसला आपके लिए हम सबसे ऊपर ही रहा हमेशा। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि वो गलत था, पर माँ अगर अपनी मर्यादा के लिए आपका वो समर्पण गलत नहीं था तो मैं आज अपने पति के स्वाभिमान के लिए खड़ी होकर गलत कैसे हो गई? कमरे में सन्नाटा पसर गया। गौरांगी ने अपनी रूंधती आवाज को संभाल कर और आगे कहा, केशव भाई की शादी वाले दिन मैं अपनी सफाई नहीं दे पाई क्योंकि तब मैं सिर्फ आपकी बेटी थी और मुझे उस दिन अपनी माँ से एक भरोसे की उम्मीद थी, पर आपने मुझ पर वो भरोसा नहीं दिखाया। मुझे आज भी आपसे कोई शिकायत नहीं है माँ, पर जब बाबूजी ने मुझसे मुंह मोड़ा तो उनके पीछे पीछे आपने भी तो मुझसे मुंह मोड़ लिया ना। एक पत्नी की हैसियत उस दिन एक माँ की ममता पर भारी पड़ गई थी ना माँ। वसुधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। गौरांगी रुकी नहीं। तो मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना। उस दिन अर्धांग मेरा कुछ नहीं था, पर आज वो मेरा सुहाग है, मेरा पति है, और उसके खिलाफ मैं एक भी कड़वा शब्द कैसे सुन लूं? बाबूजी का मान मैंने तोड़ा है, ऐसा कहकर आपने मुझे खुद से और इस घर से दूर किया था ना, तो आज मेरे पति का मान आप सब इस तरह कैसे तोड़ सकते हैं? अगर वो इस घर में आदर के साथ आकर नहीं रह सकता तो मेरा भी अब इस घर में क्या वजूद है? मेरी डोली इस घर से एक बार उठ चुकी है माँ, और अब मेरी अर्थी उसी आंगन से उठेगी जहाँ मेरा पति रहेगा। गौरांगी! उसके मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते ही आराधना तड़प उठी। दरअसल आराधना और केशव ने ही मिलकर अर्धांग को घर बुलाने की बात छेड़ी थी, जिसकी वजह से घर के बड़े और बच्चे आज आमने सामने आ गए थे। पर आज वक्त अलग था। आज गौरांगी खुद रणचंडी बनकर अपना मोर्चा संभाले खड़ी थी। मैंने कभी नहीं पूछा आपसे माँ, पर आज पूछती हूँ, उस दिन आपने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया? वो नीच इंसान जो आपकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाल रहा था, उसकी झूठी बातों पर आप सबने भरोसा कर लिया, पर अपनी इस बेटी की बेगुनाही पर नहीं। सिर्फ इसलिए ना क्योंकि एक ज्योतिषी के कुंडली के कागज पर मेरा भविष्य लिखा था कि मैं कुल के बाहर शादी करूंगी। नहीं करती माँ, मैं कभी कुल की मर्यादा नहीं लांघती। वो आज पूरी तरह बिफर चुकी थी। अर्धांग के खिलाफ बुजुर्गों द्वारा बोले गए कुछ कड़वे शब्द उसके दिल को छलनी कर चुके थे। आज उसे सामने बैठे जगमोहन जी का भी भान नहीं था, जिनके सामने कभी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। आपको नहीं पता माँ, मेरा पति अगर चाहता तो जब आप लोगों ने मेरी शादी कहीं और तय की थी, वो मुझे तभी जबरदस्ती उठाकर ले जा सकता था। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, पर ऐसा नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि वो दुनिया के लिए कितना भी आवारा, गुंडा या जिद्दी क्यों ना हो, वो मुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, और ना ही मैं आप लोगों को दुखी देख सकती थी। वो ये बात सामने खड़ी ललिता बुआ की आंखों में देखकर बोली, तो ललिता ने शर्म के मारे अपनी नजरें चुरा ली, क्योंकि आवारा और गुंडा उन्हीं के कहे शब्द थे। मैं अगर अपनी मर्जी के बिना उस अभिलाष से शादी कर लेती, तब भी अर्धांग मुझे कभी जबरदस्ती नहीं ले जाता। वो खुद को खत्म कर लेता माँ, पर मेरी इज्जत को खत्म नहीं होने देता। मैं आज ये बात पूरी गहराई से जानती हूँ, और उस दिन भी जानती थी। गौरांगी ने अपने बहते आंसुओं को पोंछा। और मैं कभी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाती माँ। अगर उस दिन वो सब ना हुआ होता जो हुआ था, मैं कैसे बताऊं कि आप लोगों की मर्जी और आशीर्वाद के बिना कुछ भी करने की हिम्मत मेरे अंदर थी ही नहीं। पर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है माँ। अब मेरा पति
और उसकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, और यहाँ रहकर मैं उसके स्वाभिमान को और गिरते हुए नहीं देख सकती। बेटियां पराई होती है, ये तो सुना था, पर आपने तो मुझे जीते जी मार ही दिया माँ। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी बातें सुनकर आज ललिता बुआ की आंखें भी छलक आई और बैठक में बैठे जगमोहन जी की मुट्ठियां कस गई। केशव भाई, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, आप प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ाइए। अर्धांग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो दृढ़ कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गई, पूरे आंगन को उनकी अपनी अपनी भूल का आईना दिखाकर। गौरांगी जिस तेजी से कमरे में गई थी, ठीक 10 मिनट बाद अपना बैग हाथों में लिए उसी तेजी से बाहर आ गई। चलिए भाई। वो जैसे ही बोली, केशव ने भी बिना कुछ कहे उसके हाथ से बैग ले लिया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। रुको! अचानक जगमोहन जी की बुलंद आवाज पूरे आंगन में गूंजी। उनकी आवाज सुनते ही हमेशा की तरह गौरांगी के पैर कांप गए। वो दुख और आवेश में आज उनके आगे बहुत कुछ बोल तो गई थी, पर ऐसा तो नहीं था कि उसके दिल में उनके लिए प्यार, आदर और डर खत्म हो गया था। वो जहां की तहां टिटक गई। अंदर जाओ गौरांगी, और केशव तुम जाओ, अर्धांग को पूरे आदर के साथ घर बुलाकर लाओ। उससे कहना कि हमने उसे याद किया है, और हाँ, श्याम मोहन और हम खुद इसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ इस बार निमंत्रण लेकर गौरांगी के ससुराल जाएंगे। जगमोहन जी ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। जब वे ये बोले तो गौरांगी ने अविश्वास और भरी हुई आंखों से उनकी तरफ देखा। दूसरी तरफ वसुधा ने राहत की सांस लेते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ लिए। कहीं ना कहीं वो भी अंदर से जानती थी कि अपनी ही बेटी पर विश्वास न करके उनसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। उन्होंने झट से गौरांगी की तरफ अपनी बाहें फैला दी। गौरांगी पल भर के लिए खड़ी रही, फिर दौड़कर सीधा अपने माँ के गले से लग गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके आगे मुंह खोला। नहीं मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। जो उस नीच और निर्लज इंसान की बातों में आकर मैंने अपनी ही सगी बेटी पर विश्वास नहीं किया। वो रोकर बोली तो पूरा घर उस भावुक पल में शामिल हो गया। मैं भी बड़ी मूर्ख थी जो उस निशाचर की बातों में आ गई थी। ललिता बुआ भी रोते हुए आई और गौरांगी के सिर पर हाथ रखकर लाड से बोली, बिल्कुल सही कहा बुआ, चलिए देर से ही सही, पर आपको अपनी अक्ल समझ में तो आई। कान्हा ने अपने आंसू पोंछते हुए ललिता बुआ की टांग खींची तो रोते रोते भी पूरा घर खिलखिलाकर हंस पड़ा। माहौल पूरी तरह हल्का हो गया। प्रिया ने झट से केशव को आंखों से इशारा किया, जिसे समझकर केशव अर्धांग को लिवाने निकल गया। शाम के समय जब अर्धांग अपने काम से वापस लौटा तो केशव उसे अपने घर के बाहर ही मिल गया। केशव ने पूरे मान सम्मान के साथ जोरावर चौधरी से आज्ञा ली और अर्धांग को अपने साथ घर ले आया। मायके के दरवाजे पर दामाद के स्वागत के लिए पूरी तैयारी थी। वसुधा ने पूरी श्रद्धा के साथ दरवाजे पर खड़े होकर अर्धांग की आरती उतारी और उस पर से पानी का कलश वार कर उसका हाथ पकड़कर पूरे आदर से उसे घर के अंदर ले आई। फिर ललिता बुआ ने आगे बढ़कर उसका बाकायदा तिलक किया और उसकी नजर उतारकर पैसे दान में देने के लिए अपनी कमर में खोस लिए। इत्तेफाक तो देखिए, कहने को तो वो कुलवंती का बेटा था जिसकी नजर आज ललिता बुआ बड़े चाव से उतार रही थी। अगर कुलवंती ये नजारा देख लेती तो उनके दिल पर घड़ों पानी पड़ जाता। घर के अंदर आकर अर्धांग ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और सबसे पहले आगे बढ़कर जगमोहन जी के पैर छुए। उसके बाद उसने वसुधा के पैर छुए, जो अभी तक एकटक स्नेह से उसे ही निहारे जा रही थी। कहते हैं कि इंसान खूबसूरत नहीं होता, बल्कि देखने वाले की नजर खूबसूरत होती है। वही सुंदर सा अर्धांग, जो एक वक्त वसुधा को उसके अतीत और अविश्वास के चलते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, आज उन्हें बेहद प्यारा लग रहा था। उन्होंने एक तारीफ भरी नजर उस पर डाली और पीछे खड़ी विविधा बुआ की तरफ देखा तो विविधा ने भी इशारों ही इशारों में उनकी बात का पूरा समर्थन किया। आज अर्धांग सचमुच किसी शाही राजकुमार जैसा लग रहा था। रेड और ब्लू चेक शर्ट, नीचे ब्लैक जीन्स, माथे पर बिखरे हुए बाल, उसकी वो खूबसूरत ग्रीनिश आंखें और उसका वो बेहद गोरा रंग जिस पर सजा हुआ लाल तिलक उसकी खूबसूरती को 4 गुना बढ़ा रहा था। वो सबसे बड़ी शालीनता से मिलते हुए, सबके पैर छूते हुए आज सबकी नजरों में अपना एक अलग स्थान बनाता जा रहा था। उसका ये रूप खुद गौरांगी के लिए बिल्कुल नया था। वो छिपकर रसोई की दरवाजे की ओट में खड़ी होकर अपलक उसे ही देखी जा रही थी। वो इस बिखरी हुई हालत में और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और उस पर गजब ढा रही थी उसकी अदाएं। वो सबकी नजरों से बचकर चारों तरफ अपनी आंखों से सिर्फ गौरांगी को ही ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में एक हल्की सी चिढ़ और लाली थी जिसे सिर्फ और सिर्फ गौरांगी ही महसूस कर सकती थी। वो चिढ़ इस बात की थी कि वो अब तक उसके सामने क्यों नहीं आई थी। अर्धांग की इस बेताबी को देखकर गौरांगी के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने करीब से और एकटक घर के सभी लोग आज उसे ही देख रहे थे कि वो अर्धांग जिसका नाम बेशर्मी की किताब के पहले पन्ने पर सुनहरे अक्षरों से लिखा होना चाहिए था, आज वो भी थोड़ा झेप रहा था और शर्मा रहा था। कान्हा लगातार उसके आगे पीछे घूम रहा था। आखिर कुछ ही दिनों में अर्धांग से उसे भी एक गहरा लगाव हो ही गया था। क्या बात है, बड़ी चोरी चोरी देखा जा रहा है पतिदेव को। प्रिया ने अचानक रसोई में आकर गौरांगी के कान के पास धीरे से कहा तो वो चौंक कर पीछे मुड़ी। हाँ तो पति है मेरा, मैं जैसे चाहूँ वैसे देखूं। उसने हक जताया। अच्छा क्या बात है, अभी से ननद वाला रूप। तो सुनो, मैं भी भाभी वाली बात कहती हूँ, ऐसे एक टक मत देखो, मेरे हैंडसम नंदोई को कहीं नजर न लग जाए। प्रिया ने उसे छेड़ा। अच्छा इतनी जल्दी पाला बदल लिया तुमने? गौरांगी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली। हाँ तो जब जीजा जी खुद हॉटनेस की दुकान हो तो भला दीदी को कौन याद रखेगा। प्रिया तो कुछ बोल नहीं पाई, पर पीछे से कमरे में दाखिल हुई अनुराधा उसकी बात का जवाब देकर चहकी। अब तो सुधर जा लड़की, तेरा सगा जीजा है वो। आराधा ने पीछे से आकर अनुराधा के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाई और बोली। और प्रिया, अरे भाई क्या कर रही हो, बाहर लेकर चलो, कुछ खिलाओ पिलाओ अर्धांग को। और गौरांगी तुम जरा बाहर तो निकलो। कुछ नहीं दीदी, मुझे आप सबके सामने बहुत शर्म आती है। गौरांगी ने अपना पल्लू संभाला। अच्छा छोड़ो इस शर्म को और चलो बाहर। मैंने भी ये सब फेस किया है शुरू में, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। आराधना ने उसका हाथ पकड़ते हुए ढांढस बंधाया। दीदी क्यों ना आप जीजू को भी यहीं बुला लीजिए, सब लोग साथ होंगे तो शादी में कितना मजा आएगा। अनुराधा ने उत्साह से सुझाव दिया तो बाकी सभी बहनों ने भी तुरंत हामी भर दी। जानती तो हो तुम लोग अपने जीजू को, उन्हें अपने काम से कितना प्यार है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो आ जाए। आराधना मुस्कुराकर बोली तो सब खुश हो गए। जो माहौल सुबह से लेकर दोपहर तक बेहद गमगीन और आंसुओं से भरा हुआ था, वो शाम होते होते पूरी तरह से पलट चुका था। परिवार की एकता अगर सच्ची हो तो ऐसा ही होता है, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, उसमें से खुशियों के रास्ते अपने आप निकल ही आते हैं।
पीले रंग के सलवार सूट पर गहरे लाल रंग की चुन्नी डाले हुए गौरांगी न जाने कब से अर्धांग की नजरों के निशाने पर थी। पर मजाल है कि मैडम ने एक बार भी आंख उठाकर उसकी तरफ देखा हो। एक तो उसका वो शर्म से लज्जाता हुआ रूप अर्धांग को और भी ज्यादा दीवाना कर रहा था। होठों पर लगी हल्की पिंक लिपस्टिक, हाथों में खनखनाती हुई कुछ लाल चूड़ियां, कमर तक लहराती हुई लंबी चोटी, मांग में गहरा भरा हुआ सुहाग का सिंदूर और नाक में चमचमाती हुई वो एक नक्की नथ। आज वो सादगी में कयामत ढा रही थी और अर्धांग को अंदर ही अंदर पागल कर रही थी। बेशक वो इससे कहीं ज्यादा डार्क मेकअप में घर पर उसके सामने रहती थी, पर मायके के इस पारंपरिक और संस्कारी रूप ने अर्धांग को पूरी तरह बेकरार कर दिया था। और एक वो थी जो जानबूझकर उसे देख तक नहीं रही थी। जीजू खाना। अचानक कान्हा की आवाज आई तो अर्धांग ने अपनी नजरों को झटका और मुड़कर देखा। खाने की मेज पर जब वो सबके साथ बैठा तो प्लेट में गन गन पुड़ियां और खाना परोसती हुई गौरांगी को उसने तिरछी नजरों से घूरा। मिलो तुम अकेले में, फिर बताता हूँ तुम्हें, वो मन ही मन खुद से बुदबुदाया। तो उसके पास ही बैठी अनुराधा ने उसकी इस बेताबी को ताड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। नहीं देखेगी वो आपको, बड़ी शर्मीली है ना हमारी गौरांगी। अब सब मेरी तरह थोड़ी ही ना होते हैं बेबाक। वो अर्धांग से मजाक करते हुए पानी का ग्लास मुंह से लगाकर बोली। अच्छा, तो इसका मतलब तुम अपने होने वाले पति को देखने के साथ साथ सबके सामने कुछ करके भी दिखा दोगी। वेल डन, आत्मविश्वास ऐसा ही होना चाहिए। अर्धांग ने अपनी प्लेट से खाने का एक निवाला बनाया और बेहद धीमी शांत आवाज में ये तीखा तीर छोड़ दिया। सुनते ही अनुराधा के मुंह का पानी गले में अटक गया और वो बुरी तरह खांसने लगी। कुछ तो तमीज सीख लड़की, कोई घर में मेहमान आए तब भी इस लड़की की हरकतें नहीं बदलती। विविधा चाची ने अनुराधा को अर्धांग के पास बैठकर ये कारनामा करते देखा तो तुरंत डांटते हुए टोका। पता नहीं अपने ससुराल जाकर क्या नाक कटवाएगी ये। ललिता बुआ ने भी तुरंत बहती गंगा में हाथ धोया। वहां जाकर ये सब पर बहुत बड़ा उपकार करेगी बुआ। अब बारी कान्हा की थी जिसने चुटकी लेने का मौका नहीं गवाया। उधर जाकर खा कमीने। अनुराधा ने कान्हा को आंखें दिखाई, फिर हार मानकर अर्धांग की तरफ देखा। नॉट बैड एजे, चलिए आखिरकार कोई तो मिला जो मेरे टक्कर का है। एजे मींस? वो आराम से खाना खाते हुए उसकी दी हुई नई उपाधि पर बोला। मतलब अर्धांग जीजू। अब ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने से रही। मैं पूछ भी नहीं रहा, रहने दो, उसने बेरुखी से कहा और अपनी प्लेट में एक और पूरी रख रही प्रिया से बोला। बस बस शुक्रिया। अरे क्यों नंदोई जी, खा लीजिए ना, अच्छी नहीं बनी क्या? आखिर आप ही की बीवी ने अपने इन कोमल हाथों से बनाई है। प्रिया ने गौरांगी की तरफ देखते हुए शरारत से कहा। नहीं, खाना बहुत अच्छा है। वो इस बार गौरांगी की तरफ गुस्से से घूरकर बोला। अब वाकई उसका मूड खराब हो रहा था कि सब उससे बात कर रहे हैं, पर जिसके लिए वो यहाँ आया है वो मूर्ति बनी खड़ी है। कमरों का जोड़ तोड़ और छत का ठिकाना। खाने पीने के बाद अब बारी सबके सोने की थी और यहीं पर असली पेंच फंस गया। नीचे बैठक में जगमोहन जी और वसुधा लेट खाया करते थे। बाकी बरामदे में बने हुए 3 कमरों का गणित ऐसा था, एक कमरे में विविधा चाची, दूसरे में अब केशव और प्रिया और तीसरा कमरा सभी लड़कियों के लिए रिजर्व था। इसके अलावा आंगन की दूसरी तरफ बनी बैठक के पास वाला कमरा ललिता बुआ का था, जो आकार में बहुत छोटा था, और रसोई के बगल वाला कमरा जिसमें घर का सारा फालतू सामान भरा रहता था वो कान्हा के पास था। इससे पहले जब गिनी चुनी बार आराधना अपने पतिदेव के साथ मायके पधारी थी तो व्यवस्था बन जाती थी। गौरांगी, सुप्रिया और अनुराधा सब कान्हा के छोटे से कमरे में एडजस्ट हो जाती थी और कान्हा केशव के रूम में चला जाता था। पर इस बार आराधना भी थी और उनके साथ छोटी कुकू भी। अब सबके सब कान्हा के उस कबाड़नुमा कमरे में तो नहीं समा सकते थे, और अगर रह भी लेते तो कान्हा का अपना रोना शुरू हो जाता। मैंने तो पहले ही कहा था आराधना के बाबूजी से कि अब परिवार बड़ा हो गया है, 1-2 कमरे छत पर भी बनवा ले। वसुधा गहरी सोच में डूबी हुई ललिता बुआ से बोली। अरे काहे को इतनी टेंशन लेती हो जीजी आप ऐसा करो ना, हमारे कमरे में रोक दो अर्धांग को, हम आज रात आंगन में ही चारपाई डालकर लेट जाएंगे। ललिता बुआ ने उदारता दिखाई। अच्छा तो ठीक है, फिर ऐसा ही कर लेते हैं। कान्हा, ओ कान्हा, वसुधा ने आवाज लगाई। जी ताई जी। कान्हा दौड़ता हुआ आया। जाओ अर्धांग के लेटने की व्यवस्था अपनी माँ के कमरे में कर दो। पर ताई जी, अर्धांग जीजू ने तो साफ कह दिया है कि वो नीचे किसी कमरे में नहीं बल्कि सीधा छत पर लेटेंगे। क्या? ये कब हुआ? वसुधा चौंकी। मुझे क्या पता, उन्होंने मुझसे खुद कहा कि अगर घर में कोई टेबल फैन पड़ा हो तो छत पर लगा दे, वो वहीं सोएंगे। इसलिए तो मैं स्टोर रूम में पंखा ढूंढने जा रहा था। कान्हा ने पूरी ब्रेकिंग न्यूज सप्लाई की। पागल, तूने उन्हें समझाया नहीं? भले ऐसे घर का दामाद छत पर लेटेगा और हम सब नीचे कमरों में सोएंगे। उनके घर में देखा है ना तूने कि सब ठाट बाट से कैसे रहते हैं। भाई ये हवेली वाले लोग हैं, पैसे और रसूख की कोई कमी नहीं है उनके पास। वसुधा जल्दी जल्दी चिंतित होकर बोली। अब मुझ पर मत चिल्लाइए ताई जी, केशव भाई ने उन्हें बहुत समझाया था। यहाँ तक कि आराधना दीदी तो अभी भी मोर्चा संभाले बैठी है, खुद ही देख लीजिए। कान्हा ने आंगन की तरफ इशारा किया जहाँ अर्धांग के पास आराधना, सुप्रिया, प्रिया और केशव सब उसे मनाने के लिए घेरा बनाकर बैठे थे। अर्धांग, अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो मेहमान हो हमारे, नीचे कमरे में सोना आराम से, आराधना ने कहा। मुझे खुली छत पसंद है दीदी, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो अपनी इस लाडली गौरांगी से ही पूछ लीजिए। उसने अचानक सीधे गौरांगी का नाम लिया, जो उस वक्त वहाँ सबको पानी देने आई थी। उसके अचानक वार से गौरांगी के हाथ से पानी की ट्रे लगभग छूटते छूटते बची। संभल कर गौरांगी, उसने पूरे हक और एक तीखी मुस्कान से उसे देखते हुए कहा। अब इतनी बेशर्मी और टशन अगर उसके चेहरे पर ना दिखे तो भला वो अर्धांग चौधरी कैसा। पर जीजू, सुबह आपको जल्दी उठना पड़ जाएगा, आप तो जानते हैं कि धूप कितनी जल्दी निकल आती है। सुप्रिया ने व्यवहारिक बात कही। हाँ तो धूप निकलते ही आप सीधा मेरे रूम में आ जाना जीजू। यू आर मोस्ट वेलकम, कान्हा ने तुरंत ऑफर दिया। लो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, अर्धांग हल्का सा मुस्कुराकर बोला। उसकी आंखों में तैरती वो चिर परिचित शरारत रसोई के कोने में खड़ी गौरांगी को साफ साफ समझ आ रही थी। ऐसे ही नहीं, वो उसके मन की हर बात बिना कहे जान जाया करती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि रात भर तो वो शहंशाह सोने से रहा। नींद तो सरकार को वैसे भी सुबह के वक्त ही आती है, फिर चाहे वो कहीं भी सोए। पर इस पूरे जाल में फंसेगा कौन? सिर्फ वो।
क्योंकि रात भर वो इनकी खिदमत में ऊपर नीचे चक्कर काटेगी। फिर इन्हें तो सुबह नींद आ जाएगी और वो दिन भर घर के कामों में गिरती पड़ती फिरेगी। ये छत पर सोने का नाटक सिर्फ इसलिए था ताकि उसे कहीं और किसी और के पास सोने का बहाना न मिल जाए। छत पर ये अकेले होंगे तो सब घर वाले सोचेंगे कि दामाद जी अकेले सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए, और इस तरह बिना कुछ कहे जो ये चाहते हैं वो सब चुपचाप हो जाएगा। लगा लिया ना पूरा आइडिया? पर सुन रही हो ना, तुम जो कुछ भी सोच रही हो ये बिल्कुल वैसा ही है, माय स्वीट वाइफी। अचानक अर्धांग बैठक से उठकर जब रसोई के पास से गुजरा तो बेहद धीमी, केवल उसे सुनाई देने वाली आवाज में ये कहकर चला गया। गौरांगी उसकी इस कानाफूसी से चौंक कर अपने ख्यालों के संसार से बाहर आई। इससे पहले कि वो अपनी आंखों से कोई पलटवार करती, वो बड़ी फुर्ती से कान्हा के साथ छत की तरफ बढ़ गया। और फिर एक अच्छे और आज्ञाकारी साले की मेहरबानी के तहत कान्हा ने छत पर फुर्ती से एक्सटेंशन वायर लगाया और फर्राटा पंखा सेट कर दिया। सुप्रिया ने भी अपनी तरफ से पूरी वफादारी निभाते हुए चारपाई पर अच्छे से बिस्तर लगाया, चादर बिछाई और तकिया लाकर रख दिया। जीजा जी और कुछ चाहिए क्या? वो धीमे से अर्धांग के पास आकर बोली। सुप्रिया और गौरांगी में मुश्किल से साल भर का अंतर था। वो गौरांगी से बड़ी थी, पर अर्धांग को उसका नाम लेकर बुलाना उसे ठीक नहीं लगता था। अब वो अनुराधा जितनी बेबाक और बेशरम तो थी नहीं, सब बहुत है। यहाँ तो मैं इससे भी खराब और अजीब हालातों में सो चुका हूँ। उसने आखिरी लाइन इतनी धीरे से कही कि सुप्रिया सुन न सकी। कुछ कहा आपने जीजू? नहीं, सब ठीक है, थैंक यू। सुप्रिया जैसे ही नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, अर्धांग ने पीछे से उसे पुकारा, सुप्रिया जी। वो मुस्कुराकर तुरंत पलटी। गौरांगी से कहना जाकर मेरी ब्लैक टी शर्ट लेकर ऊपर आए। जी जीजा जी, बिल्कुल। वो दबी हुई हंसी के साथ बोली और नीचे की तरफ दौड़ गई। कदम रखते ही सुप्रिया ने रसोई में बर्तन समेटती गौरांगी को घेरा। जाओ गौरांगी, ऊपर से बुलावा आया है शहंशाह का। टाइम मिल गया तुम्हें? गौरांगी ने जैसे ही छत पर कदम रखा, उसके दूसरे ही पल वो उसकी मजबूत बाहों के घेरे में थी और उम्मीद के मुताबिक अर्धांग का पहला सवाल यही दागने वाला था। वो उसके शर्ट के बटन से खेलने लगी। उसकी पलकें शर्म के मारे झुकी हुई थी और गालों पर एक प्यारी सी सुर्खी तैर रही थी। आज मेरी तरफ ना देखने की कसम खा रखी है क्या मैडम ने? उसने उसकी ठुड्डी को उंगली से ऊपर उठाते हुए पूछा। ऐसा तो नहीं है, मैंने तो देखा था तुम्हें। उसने धीमे से प्रतिवाद किया। अच्छा, कब? जरा मैं भी तो जानूं। जब तुम घर के अंदर आए थे तब। अच्छा, पर मैंने तो नहीं देखा कि तुमने मुझे देखा। उसने आंखें सिकोड़ी। अब मैं क्या करूं जब तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देते? वो जानबूझकर उसे छेड़ते हुए बोली। अर्धांग ने पहले तो खामोशी से उसे घूरा, फिर उसके चेहरे पर छाई उस भोली सी शरारत को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और झुककर उसके माथे को चूम लिया। आज लड़ोगे नहीं मुझसे? वो उसके इस अचानक बदले हुए सौम्य और प्रेमपूर्ण रूप को महसूस कर अचरज से बोली। नहीं। क्यों? ऐसे ही, आज लड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। अब मेरी बीवी मेरे स्वाभिमान के लिए सबके सामने झांसी की रानी बन जाए तो उस पर गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार आता है। गौरांगी ने चौंक कर पूछा, मैं कब बनी और तुम्हें कैसे पता चला? बस पता चल गया, मेरे भी कुछ खबरी है इस घर में। वो रहस्यमय अंदाज से मुस्कुराया। अच्छी तरह जानती हूँ ये पक्का कान्हा की कारस्तानी होगी। कोई बात पचती नहीं है उसके पेट में। उसने मुंह फुलाया। तो क्यों लड़ी थी आज सबसे? अर्धांग ने अचानक बेहद संजीदगी और गहराई के साथ पूछा। आज पहली बार उसने गौरांगी से इस लहजे में बात की थी। गौरांगी ने अपनी पलकें उठाकर उसका चेहरा देखा, जहाँ कोई गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी कश्मकश थी। तुम्हारे अपने हैं वो सब गौरांगी। मैं जानता हूँ कि मैं खुद तुम्हारे लिए इस कदर पागल हो चुका हूँ कि जब तुम्हारी बात आती है तो सचमुच मुझे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। पर सच तो ये भी है कि आज तुम्हारी बातों से तुम्हारे घर वालों का दिल बहुत दुखा होगा। उसने एक गहरी सांस ली। जानती हो मेरी माँ को गौरांगी तुम? वो आज पहली बार खुलकर अपनी माँ के विषय पर आया था। इतनी भावुकता और गहराई गौरांगी ने उसकी बातों में पहली बार महसूस की थी, इसलिए उसने खामोशी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो इस वक्त उसे सिर्फ सुनना चाहती थी। वो बहुत प्यार करती थी संग्राम चौधरी से। शायद इसलिए वो शादीशुदा है, ये जानते हुए भी उनसे दूर नहीं रह पाई। लेकिन मरते दम तक उनकी आंखों में मैंने एक अजीब सी कसक और पछतावा महसूस किया है। जानती हो क्या? उसने मुड़कर दर्द से भरी आंखों से गौरांगी की तरफ देखा। किसी का हंसता खेलता घर तोड़ने की कसक। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम हमेशा मुझसे पूछती हो ना कि मैं वो सारे खतरनाक काम क्यों करता हूँ जिनमें मेरी जान को खतरा होता है, सिर्फ अपनी माँ की वजह से। उन्होंने मरते समय मुझसे सिर्फ इतना ही कहा था कि जो गलती उनसे अनजाने में हुई वो पाप मैं कभी अपनी जिंदगी में ना दोहराऊं, किसी का हक ना छीनूं। इसलिए उनके जाने के बाद मैं वापस यहाँ दादाजी के पास आया। यहाँ जिसने जो कहा मैंने वो सब किया। कुलवंती माई ने भाई के आगे मुझे कभी अपना बेटा नहीं माना, फिर भी मैंने उन्हें कभी कोई उल्हाना नहीं दिया, कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, ताकि उन्हें कभी ये महसूस ना हो कि मैं भाई से उनका हक छीन रहा हूँ। यहाँ तक कि उनके पति जो मेरे पिता हैं उन्हें कभी पिता का दर्जा नहीं दिया, ताकि उनके घर टूटने की बददुआ मेरी माँ को उनके जाने के बाद कभी न लगे। मैं हमेशा खुद को पीछे रखता आया। उसने गौरांगी के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा। पर मैं तुमसे हार गया गौरांगी। मेरी सारी जिद, गुस्सा, अधिकार सब मैं तुम पर दिखाने लगा। तुम किसी और की हो जाओगी ये सोचकर भी मैं पूरी तरह पागल होने लगता था। अगर तुमसे दूर होने के डर के बीच मुझे अपनी बंद होती सांसों को संभालना आता तो मैं कभी तुम्हारे घर वालों को तकलीफ नहीं पहुंचाता, पर वो मुझसे नहीं हो पाया। उसकी आंखों में बेबसी थी। मैं तुम्हारे लिए उनके आगे झुक भी जाता, पर तुम आज मेरे लिए उन सबसे लड़ गई। और कहीं अगर वो तुम्हारी बात ना मानते और हमेशा के लिए वो पतली सी डोर जो तुम और तुम्हारे घर वालों के बीच थी वो टूट जाती तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता गौरांगी। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इतना कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि तुम्हारे लिए मैं कब गुस्सा, कब बेसब्र और कब पागल बन जाता हूँ। वो तो जब तुम मुझे संभालती हो तब मुझे एहसास होता है कि मैं किस कदर तुम्हारे इश्क में घिरा हुआ हूँ। दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोले,
मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारी इन पाक आंखों में मेरी वजह से कोई दर्द आए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो रेलिंग का सहारा लेकर अपनी रूह को सामने रखकर बोल ही रहा था कि गौरांगी उसकी आंखों की उस तड़प और बेचैनी को देख न सकी। उसने आगे बढ़कर कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अर्धांग की आंखें एक असीम सुकून से बंद हो गई। गौरांगी ने उसके शांत होते ही अपनी पलकें उसके चेहरे पर टिकाई और धीमे से बोली, तुम्हारी इज्जत के लिए नहीं अर्धांग, मैंने आज वो सब अपने स्वाभिमान के लिए कहा जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। जिस प्यार में स्वार्थ छिपा हो वो कैसा प्यार। उसने उसके चेहरे को थामते हुए कहा, मैं स्वार्थी ही तो थी जो अब तक सोचती रही कि तुम मुझे मिल भी जाओ और सब कुछ अच्छा भी रहे, सब खुश रहे। पर हम दुनिया में हर किसी को एक साथ खुश नहीं रख सकते ना। माँ बाप भाई बहन सब बहुत मायने रखते हैं हमारी जिंदगी में, पर एक लड़की को जिसमें ये सारे रिश्ते एक साथ मिल जाते हैं वो उसका पति होता है। तुम में बसे हुए मेरे उस सुहाग का अपमान में कैसे सह लेती। पहले मुझे हंसी आती थी ये सोचकर कि कैसे कोई अजनबी इंसान अचानक इतना अनमोल हो जाता है कि हम अपने ही अपनों से उसके लिए लड़ जाते हैं। उसकी आंखों से एक आंसू टपका, पर आज मेरा दिल जानता है अर्धांग, तुम पर उठी हुई एक भी उंगली मेरे दिल के टुकड़े कर देती है। बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। माँ बाप से हर लड़की को एक ना एक दिन बिछड़ना ही होता है। इस कड़वे सच के लिए भगवान हमारे मन को बचपन से ही तैयार कर देते हैं, पर तुमसे बिछड़ने का सोचना मेरी सांसें रुकने जैसा है। पति जब इस कदर टूट कर चाहे तो एक पत्नी के लिए वो इतना पूजनीय हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि वो उसे अपने दिल में छुपा कर रख ले ताकि दुनिया की कोई भी बुरी नजर उसे कभी छू न सके। मेरी हाथों की लकीरों में तुम नसीब से लिखे गए हो अर्धांग, और मुझे अपने इस नसीब पर बेहद फक्र है। वो छलकती हुई आंखों से अपने दिल का सारा गुबार निकाल चुकी थी। आज अर्धांग जैसा बेबाक इंसान भी उसके इस अखंड समर्पण के आगे पूरी तरह लाजवाब हो गया। उसने बिना कोई शब्द कहे आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में इतनी कसकर भींच लिया कि दोनों की धड़कनें एक हो गई। उसने आंखें मूंद कर उसकी इस बेहिसाब मोहब्बत को अपनी रग रग में महसूस किया। आई लव यू, वो पूरी तरह पिघलकर उसकी गर्दन में मुंह छिपाते हुए बोला। जानती हो, गौरांगी ने उसकी पीठ पर अपनी बाहें और कस ली। और कोई शिकायत है पतिदेव को? उसने हल्का सा मुस्कुराकर माहौल को हल्का करना चाहा। तुमने आज नीचे मुझे एक बार भी आंख भरकर नहीं देखा, वो वापस अपने पुराने हठी अंदाज में आकर बोला। तो गौरांगी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दिल की धड़कन की तरह धड़कते हो मुझ में और फिर भी कहते हो कि तुम्हें महसूस नहीं करती। वो अपनी हंसी रोककर बोली तो अर्धांग ने विस्मित होकर उसे देखा। आज तो तुमने मुझे पूरी तरह लाजवाब करने की ठान रखी है। क्या करूं, संगत का असर है आपकी। किस मी। उसकी बात सुनते ही उसने तुरंत अपने हक की डिमांड की। गौरांगी ने हैरानी और शर्म से उसे देखा। इतना भी संगत का असर नहीं आया है मुझ में, ये काम तुम्हारा है, मुझसे नहीं होगा। वो शर्माकर पीछे हटने लगी। अब मुस्कुराने की बारी अर्धांग की थी। खुले हुए बाल, उसके नाम की सिंदूरी निशानियां खुद में समेटे, वो पूरी शिद्दत से आज उसकी बाहों में खड़ी थी। ये वही छत थी जहां उसने पहली बार 2 चोटियां बनाए एक सीधी सादी लड़की को देखा था, जो पहली ही नजर में उसके दिल में सीधे उतर गई थी। वही रात थी, वही छत थी, वही दोनों थे। बस उनकी मोहब्बत का मुकाम और वक्त अब बदल चुका था। मोहब्बत अगर सच्ची और मुकम्मल हो तो उसमें आने वाली रुकावटों से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर हमसफर का साथ सच्चा हो तो जिंदगी के हर मैदान में जीत होना तय है। फिर कोई डर नहीं रहता, बस प्यार के सहारे ही हर दरिया पार हो जाता है। अर्धांग ने धीमे से उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों को अपने गहरे चुंबन में लॉक कर दिया और गौरांगी हमेशा की तरह उसकी छुअन में सिमटती चली गई। उसने झटके से उसे अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया। टी शर्ट नहीं पहननी क्या तुम्हें? उसने उसकी गोद में मचलते हुए पूछा। मैं कपड़े पहनता नहीं, उतारता हूँ तुम्हारे सामने, उसने बेहद नशीली आवाज में कहा। बेशरम हो तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो उसे चारपाई पर लेकर बेहद करीब लेट गया और अपना सिर उसके पेट पर रख दिया। गौरांगी ने प्यार से उसकी रेशमी जुल्फों में अपनी उंगलियां फंसा ली और अर्धांग ने अपनी पलकें मूंद ली। बहुत अच्छी लगती हो तुम इस सलवार सूट में, जान निकलती रहती है मेरी जब भी मेरी नजर पड़ती है तुम पर। वो उसके पेट पर अपने होंठ फिराकर खुमारी से बोला। उसके इस स्पर्श से गौरांगी के पैरों में पड़ी चांदी की पायल में एक हल्की सी रुंझन हुई। और साड़ी में नहीं लगती क्या? वो उसके एहसास में भारी होती हुई पलकें खोलकर बोली। लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुमसे प्यार करने के लिए किसी लिबास या बहाने की जरूरत नहीं होती गौरांगी। जब भी देखता हूँ बस प्यार ही आता है। वो ऊपर बढ़कर उसके गले पर आ गया और पूरी शिद्दत से उसे चूमने लगा। गौरांगी, मेरी शर्ट निकाल दो। वो अपनी कांपती हुई उंगलियों को उसके शर्ट के बटन पर ले गई। सारे मुश्किल काम इस वक्त तुम्हें मुझसे ही करवाने होते हैं, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे मेरे छूने से बेचैनी होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं तुम्हारे। उसने उसकी अधूरी बात को खुद पूरा किया और मुस्कुराया। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारी ये कांपती हुई उंगलियां मुझे छूती है। तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उसने अपनी खुली हुई शर्ट को शरीर से अलग करके एक तरफ फेंक दिया और गौरांगी को पूरी ताकत से अपने सीने की जकड़ में भर लिया। गौरांगी, जो उसकी हर अदा और उसकी मोहब्बत के इस सैलाब से पहले ही वाकिफ थी, उसने उसकी उस मजबूत और दीवानी पकड़ से चेहरे पर आई हल्की सी शिकन को छुपाते हुए अपने होठों को भींचकर अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली। जैसा गौरांगी ने सोचा था, अर्धांग ने सेम टू सेम वैसा ही किया। सुबह के 3 बजे वो खुद सोया, तब जाकर गौरांगी की आंखों में भी नींद नसीब हुई और सिर्फ 2 घंटे सोते ही सुबह के 5 बजते ही गर्मियों की सुनहरी सी सुबह का आगमन हो गया। जगमोहन जी के गूंजते हुए मंत्रोच्चारण की आवाज और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज से गौरांगी की आंखें एक झटके से खुल गई। पास में ही तकिए में मुंह घुसाए गहरी नींद में सो रहे अर्धांग को उसने घूरा और फिर आगे की कार्रवाई के लिए अपनी भारी आंखें जबरदस्ती खोली। ए सुनो, उठो। वो उसे ढीले हाथों से हिलाकर फुसफुसाई, पर अर्धांग ने उठने के बजाय उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर खींचते हुए करवट ले ली। उठो ना, सुबह हो गई है।
आसपास के लोग छत पर आते जाते रहते हैं, सब दिखाई देता है यहाँ से। वो पूरी बात कहकर उसके मजबूत कंधे पकड़कर हिलाती हुई बोली, पर अर्धांग के कानों पर जू तक न रहेंगी। एक तो रात भर मेरी नींद का सत्यानाश किया और अब खुद घोड़े बेचकर सो रहे हो। ये सोचकर गौरांगी ने खुद को उसके चुंगल से छुड़ाकर साइड किया, फिर उठकर जल्दी से अपने कपड़े संभाले, दुपट्टा गले में डाला और अर्धांग का हाथ पकड़कर उसे बिठाने के लिए पूरी ताकत से खींचा। वो टस से मस नहीं हुआ, पर शुक्र इस बात का था कि उसके दूर जाते ही अर्धांग की आंखें खुल गई थी। ये सुबह सुबह पागल हो गई हो क्या? उसने अपनी भारी आवाज में पूछा। हाँ, तुम्हारे जैसा पति जिसका भी होगा, वो एक तो नींद की कमी से आधा पागल होगा और दूसरा तुम्हें सुबह उठाते उठाते। अगर इतना ही सोने का शौक है तो रात में टाइम से क्यों नहीं सोते? मेरी बीवी इतनी हॉट है कि मुझे देखकर नींद ही नहीं आती। वो करवट लेकर उसे देखते हुए बेबाकी से बोला, पागल मत बनाओ मुझे, शादी से पहले भी तुम रातों को ऐसे ही जाग कर मेरा दिमाग खराब करते थे। वो चिढ़कर उसके मुंह पर तकिया और चादर मारती हुई बोली, सुबह सुबह लड़ क्यों रही हो? उठ रहा हूं ना, पहले मेरी शर्ट लेकर आओ और मुझे पहनाओ। मैं नहीं पहनाऊंगी। गौरांगी, वो उसकी तरफ अपनी नींद से भरी आंखों में जबरदस्ती का गुस्सा उतारकर बोला, तो गौरांगी एक बार फिर उसके उस हक के आगे मजबूर पड़ गई। वो पैर पटकती हुई आगे बढ़ी, बस इनकी ही नींद दुनिया में सबसे कीमती है, बाकी सब तो उल्लू है इनकी नजर में। वो मन ही मन बड़बड़ाती हुई उसे शर्ट पहनाने लगी। तुम उल्लू नहीं हो, अर्धांग ने शर्ट में हाथ डालते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल गलत कहा मैंने, उल्लू तो तुम हो। गौरांगी का पलटकर तुरंत करारा जवाब आया। शायद अपनी अधूरी नींद का गुस्सा वो उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही निकाल रही थी। कान्हा का क्रिकेट कैच और काकी का गुस्सा। नीचे आकर गौरांगी ने जैसे ही कान्हा के कमरे का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद जो हुआ उससे गौरांगी की आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजा खुलते ही कान्हा सामने आया। अर्धांग ने जो तकिया और चादर हाथ में पकड़ रखी थी वो सीधे कान्हा की तरफ फेंकी, जिसे कान्हा ने नींद में ही बड़ी फुर्ती से लपक लिया। आखिर गली में क्रिकेट खेलने का कुछ तो असर था। इसके बाद अर्धांग बिना एक शब्द बोले आगे बढ़कर सीधा कान्हा के छोटे से तख्त से बने सिंहासन पर पसर गया। कान्हा ने जब उतनी ही फुर्ती से दरवाजा गौरांगी के मुंह पर बंद कर दिया, गौरांगी कुछ देर तो हैरान परेशान वहीं खड़ी रही, फिर वहां से पैर पटकती हुई आई और अपने कमरे में सो रही सुप्रिया और अनुराधा को एक तरफ खिसकाकर उनके साथ लेट गई। सब लोग बस सोते ही रहो, गिनती के दिन बचे हैं शादी में, ये नहीं कि इन दिनों तो जल्दी उठकर हम पर थोड़ा उपकार कर दें। वसुधा सुबह सुबह बहुत धीरे धीरे पर अपने दांत पीसती हुई उन तीनों के सिर पर खड़ी होकर बोल रही थी। उनकी बुदबुदाहट से गौरांगी की आंखें सबसे पहले खुली। माँ, आप इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? उसने आंखें मलते हुए पूछा। हाँ, घर में नया दामाद आया हुआ है, अब क्या चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को जता दूं कि देखो कैसी सुबह होती है हमारे घर की? अब तुम सबके कर्म तो बाहर किसी को पता नहीं होंगे। वसुधा ने ताना मारा। आप घर में ढोल लगाड़े ले आओ माँ, तब भी आपके उस प्यारे मेहमान के कानों पर सुबह सुबह कोई असर नहीं होने वाला। वो उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए मुड़कर बोली। अच्छा? वसुधा ने आंखें तरेरी। माँ, वो मेरा पति है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे। 10 बजे से पहले उसका एक कदम भी कमरे से बाहर नहीं होने वाला। वो सुबह का मंजर याद करके अंदर ही अंदर जल बुनकर बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए बोली, कुछ तो शर्म करो तुम लोग। वो तो चलो ससुराल वाली हो चुकी है, पर तुम दोनों का होना तो अभी बाकी है। क्या मेरी नाक कटवा करी तुम लोग की दोनों? वसुधा अनुराधा और सुप्रिया को झाड़ रही थी। वसुधा क्या कम थी जो अब ललिता बुआ भी वहाँ आकर खड़ी हो गई। सही कह रही हो जीजी तुम। बुआ की आवाज सुनते ही बिस्तर में मुंह छुपाकर सो रही अनुराधा झटके से उठ बैठी। लो, इनकी ही कमी थी बस सुबह सुबह। उसने मुंह बनाया। हाँ हाँ, मुझे ही सुना लो बस। सुन विविधा, ये जो तुम्हारी छोरी है ना, इसकी ये बढ़ती हुई जुबान देख लेना, आगे चलकर कितना सुनना पड़ेगा तुम्हें इसके ससुराल में। टेंशन मत लो बुआ आप, जब तक मेरी शादी होगी तब तक हो सकता है कि आप ऊपर का टिकट काट चुकी होंगी, फिर आपके कानों को आराम ही आराम। अनुराधा ने बेबाकी से कहा। कान्हा का भूत घुस गया है क्या तुम में? विविधा चाची बाहर से चिल्लाई। तभी रोती हुई कुकू को गोद में लेकर आराधना भी वहीं आधम की। अरे कोई पता करो कि दूध क्यों नहीं आया अभी तक? कुकू कब से रो रही है। कान्हा कहाँ है? वसुधा ने पूछा। सो रहा है माँ, केशव भाई अभी अभी डेयरी गए हैं पनीर का ऑर्डर फाइनल करने के लिए। मैंने उनसे बोल दिया है, वो आते हुए दूध ले आएंगे। प्रिया ने गर्म पानी का गिलास ललिता बुआ को पकड़ाते हुए बात संभाली। हे कान्हा, सुबह की चाय के लिए घर में दूध तक नहीं है आज। ललिता बुआ ने मुंह सिकोड़ा। नहीं बुआ, पता नहीं कैसे कल रात का सारा दूध खराब हो गया, प्रिया ने बताया। बताओ भला, घर में नया दामाद आया हो और यहाँ ऐसी व्यवस्था है, ना ढंग से लेटने का इंतजाम, ना सुबह की चाय का। ललिता बुआ ने फिर अपनी आदत के अनुसार मुंह बनाया। इस कान्हा को भी आज सोने का अच्छा मौका मिल गया, अब हम लोग तो उसके कमरे में जा भी नहीं सकते, वहाँ अर्धांग सोया है ना। विविधा चाची बोली। हाँ तो हम नहीं जा सकते, पर गौरांगी को तो भेज सकते हैं ना, अनुराधा ने शरारत से कहा। तो बाथरूम से बाहर निकलती गौरांगी ने उसे तीखी नजरों से घूरा। ये बात ठीक है, जाओ गौरांगी, कान्हा को जगाकर बाहर भेजो, वसुधा ने आदेश दिया। पर माँ, अब जाओ भी गौरांगी, कुकू कब से भूखी है। इस बार आराधना की थकी हुई आवाज थी, वो वाकई बच्ची को संभालते हुए परेशान हो गई थी। बंद पलकों का सुकून और बेहिसाब मोहब्बत। विविधा चाची के कमरे का दरवाजा खोलकर जब गौरांगी अंदर गई तो उसने देखा कि कान्हा तख्त के एक कोने में और दूसरी तरफ अर्धांग चादर ताने गहरी नींद में सो रहा था। वो अर्धांग को नस नस से जानती थी, इतनी जल्दी तो सरकार उठने से रहे। कान्हा, ओ कान्हा, उसने उसके कंधे को पकड़कर हिलाया। क्या है दीदी, सोने दो ना। वो झुंझलाकर करवट बदलते हुए बोला। उठो, चाची बुला रही है तुम्हें। इस घर में सुबह होते ही सबको बस मेरी ही याद आती है, पक्का कोई काम होगा। हाँ, घर में दूध खत्म हो गया है, मुझे पहले ही पता था, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। उसने दोबारा चादर ओढ़ ली। चलो जाओ कान्हा, अगर सुबह सुबह ललिता बुआ के प्रवचन नहीं सुनने हैं तो। वो अभी बाहर कह ही रही थी कि वो खुद आकर तुम्हें ऐसी लात मारेगी कि तुम एक बार में सीधे डेयरी पर ही मिलोगे, गौरांगी ने डराया। जैसा गौरांगी ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बुआ का नाम सुनते ही कान्हा पैर पटकता हुआ बाहर की तरफ भागा। गौरांगी जानती थी कि बाहर जाकर वो अपनी मम्मी और बुआ को 2-4 बातें सुनाए बिना तो दूध लेने जाने से रहा। उसके जाने पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ गौरांगी ने अपनी नजरें घुमाई। उसकी नजरें बिस्तर पर सोए अंग पर जाकर टिक गई। सुबह सुबह उसकी वो खूबसूरत बंद पलकें और उस सब चेहरे पर छाया हुआ वो असीम सुकून गौरांगी को अंदर तक भिगो जाता था। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी
और उस पर हल्का सा झुककर उसके माथे पर बिखरी हुई जुल्फों को अपनी उंगलियों से सवार दिया। फिर उसने झुककर उसकी बंद पलकों को चूम लिया। उसे बेपनाह मोहब्बत थी इस इंसान से, और ये बात आज वो बिना किसी संकोच, डर या लोक लाज के पूरे हक से अपने दिल की गहराई से कह सकती थी। प्यार मिलना इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशकिस्मती है, ये बात बिल्कुल सच है। पर जब उस प्यार को आपके परिवार का भी साथ और सम्मान मिल जाए तो वो प्यार एक मुकम्मल दुआ बन जाता है। जिन्होंने आपको जिंदगी दी हो, जब उनके दिल में भी आपकी मोहब्बत के लिए मान जाग जाए तो रूह एक अनकही सुकून से भर जाती है। यह असीम सुकून आज गौरांगी अपने भीतर महसूस कर रही थी। वो एकटक सोए हुए अर्धांग को देखती रही, फिर न जाने क्यों उसके दिल के जज्बात इस कदर उमड़े कि उसकी आंखें नम हो उठी। जब अपने प्यार को जताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं ना, तब आंखें नम होकर यह एहसास दिलाती है कि अब जो मोहब्बत है वो बेहिसाब है, बेहद है। उसने धीमे से एक बार फिर पूरे समर्पण के साथ उसके माथे को चूमा तो उसकी आंखों से टपका वो गर्म आंसू सीधे अर्धांग की पलकों पर जा गिरा, जिससे उसकी नींद में हलचल मच गई। रो क्यों रही हो तुम? अर्धांग ने झटके से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में नमी देखकर वो तड़प कर उठ बैठा। रो कहाँ रही हूं मैं? उसने अपनी नजरें चुराई। तो फिर ये क्या है? वो जिद पर अड़ गया। ऐसे ही, बस कुछ नहीं। अब तुम उठ ही गए हो तो चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर आओ। उसने बात को घुमाना चाहा। बात मत बदलो गौरांगी, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उसने नींद से भरी अपनी उस नशीली आंखों को उस पर टिका कर कहा। इस वक्त वो सुबह की धूप में इतना दिलकश लग रहा था कि गौरांगी बस देखती ही रह गई। मुझे नहीं बताना कुछ भी, वो मुस्कुराई। देखो, मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। कोई नई बात बताओ डियर हस्बैंड। आपकी आंखों के इस गुस्से को तो हम कब का अपने दिल में उतार चुके हैं। अब इससे डर नहीं लगता? वो पूरी कातिलाना सादगी से मुस्कुराकर बोली तो अर्धांग ने उसे घूर कर देखा। फायदा उठा रही हो तुम मेरे प्यार का, है ना? हाँ, बहुत शौक से। अच्छी तरह जानती हो ना ये बात कि मेरे बिना तुम्हारी एक मिनट भी नहीं कटेगी। अब अपनी बीवी पर इतना हक तो मेरा बनता ही है। वैसे सुबह का वो छत वाला कारनामा याद है तुम्हें? उसने आंखें नचाई। हाँ, याद तो मुझे रात का भी सब कुछ है। कहो तो अभी पूरी डिटेल में बताऊं कि क्या क्या किया और कैसे कैसे किया? उसने एक दुष्टता भरी मुस्कान के साथ कहा। धीरे बोलो, कुछ भी बोलते हो। नंबर 1 के बेशर्म हो तुम। वो तुरंत आगे बढ़ी और लोक लाज के मारे उसके मुंह पर अपनी कोमल हथेली रख दी। अर्धांग ने शरारत से उसकी हथेली को अपने मुंह से हटाया और पलक झपकते ही उसके गुलाबी गालों को चूम लिया। गौरांगी हैरान और ठगी से उसकी तरफ देखने लगी, जबकि अर्धांग की आंखों की शरारत अब और गहरी हो चुकी थी।